हेलो बच्चों, आज मैं आपको भाषा के बारे में कुछ टॉपिक्स बताने जा रही हूँ। भाषा हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और भाषा का हमें सही ज्ञान होना भी बहुत आवश्यक है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ और यह जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है। उसका अर्थ होता है बोलना या कहना। आपको समझ आ गया होगा कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है और इसका अर्थ होता है कहना या सुनना। इससे आगे हम भाषा के बारे में बताते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, भावों को बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा बच्चों आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मैं फिर से आपका डाउट क्लियर करती हूँ। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा अपन अपने विचारों को, भावों को व जो भी अपने मन में आता है उसको दूसरे के सामने प्रकट करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। हेलो बच्चों, बताती हूँ कि भाषा के कितने भेद होते हैं। यह हमें जानना आवश्यक है कि भाषा के दो भेद होते हैं। मौखिक पहला भेद होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा हम उसे बोलते हैं जिसे हम अपने मुंह से बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जब आप किसी के भावों को सुनते हैं वह मौखिक भाषा होती है। जैसे कि नरेंद्र मोदी जी अपने भावों को प्रकट करते हैं बोलकर, भाषण देकर, वैसे ही मौखिक भाषा होती है। जैसे कि अपन बच्चे से बोले बच्चों पढ़ो, तो अपने बोलने से ही बच्चे समझ जाते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है। इसके बाद अपनी आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा से तात्पर्य है कि जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वह दूसरा उन विचारों को पढ़कर समझता है, तो उसे हम लिखित भाषा बोलते हैं। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ हो तो बच्चों मैं एक बार फिर से बताती हूँ मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में। मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसको हम मुँह ज़बानी या ओरली बोलते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। और लिखित भाषा वह होती है जब हम अपने भावों को, विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। जैसे कि अपन समाचार पत्र पढ़ते हैं तो वह लिखित भाषा होती है, उनको हम पढ़कर समझते हैं। और जैसे राम पत्र लिखता है तो वो अपने विचारों, भावों को पत्र में लिखता है, तो अपन उसको पढ़कर समझ जाते हैं, तो वह लिखित भाषा होती है। एक तीसरी भाषा भी बताई गई है, वह ज़्यादा मान्य नहीं है, उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा से हम अपने हर डाउट को क्लियर नहीं कर सकते हैं। संकेतों के द्वारा हम किसी ही चीज़ को समझ पाते हैं। जैसे कि अपन अपने होठों पर उंगली लगाते हैं तो बच्चे समझ जाते हैं कि चुप होने के लिए बोल रहे हैं। यदि क्लास में कोई टीचर हाथ ऊपर उठाता है तो हम समझ जाते हैं कि यह मारेगा हमें। लेकिन हर वर्ड को अपन सांकेतिक भाषा से प्रकट नहीं कर सकते, इसलिए इसको मान्य नहीं है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ बोली होती है, वो किसी क्षेत्र में सीमित एरिया में बोली जाती है। आप सोच रहे होंगे बोली क्या होती है। बोली एक सीमित क्षेत्र में, एक छोटे एरिया में बोली जाती है, उसे हम बोली कहते हैं। जैसे कि अपन कॉलोनी में रहते हैं तो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ पर भी कुछ कुछ अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। जैसे गाँवों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ कुछ अलग बोलियाँ बोली जाती हैं। जैसे भोजपुरी, अवधी, ब्रज, ये ब्रज भाषा भरतपुर साइड में बोली जाती है। इस तरह की अनेक बोलियाँ होती हैं, लेकिन वो सीमित क्षेत्र में ही बोली जाती हैं।
उसे बोली कहते हैं। अगर आपका फिर भी डाउट क्लियर नहीं हुआ हो तो मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ बोली के बारे में। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा एक बहुत बड़े एरिया में बोली जाती है, तो उसे भाषा कहते हैं। बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, उसे अपन बोली कहते हैं। मैं इसके आगे बताती हूँ आपको कि बोली की कोई अपनी लिपि नहीं होती है। लिपि का मतलब होता है कि लिखने की कोई शैली नहीं होती है और न ही इसकी कोई व्याकरण होती है। इसको लिखते हैं तो खूब सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं, व्याकरण नहीं होती। इसलिए बोली भाषा का अल्प विकसित रूप है। हर क्षेत्र में बोली को लोगों ने अपने हिसाब से बोल के अपने ही वर्ड बना लिए हैं, इसलिए बोली का कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। इसके आगे का टॉपिक हम लिपि व व्याकरण अपनी अगली वीडियो में आपको समझाएंगे।